बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। हीट ट्रांसफ़र का तीसरा मेथड है। इससे पहले हम कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रेडिएशन क्या है? सबसे पहले रेडिएशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कि रेडिएशन हमारे पास हीट ट्रांसफ़र का वो मेथड है जिसमें हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। ठीक है, हमने कंडक्शन पढ़ा था जिसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वो अपनी एनर्जी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को, साथ वाले मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल करते थे और वो अपनी एनर्जी उन अपने साथ वाले मॉलिक्यूल्स को, इस तरह से एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल्स को मुंतकिल होते होते एक एंड से दूसरे एंड तक चली जाती थी। कन्वेक्शन के प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स खुद एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे, बिल्कुल पोस्टमैन की तरह। और रेडिएशन क्या है? इसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जो हीट ट्रांसफ़र है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। अगर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि रेडिएशन कहाँ पे परफॉर्म हो रही होती है और किस तरह से होती है। रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र का वो मेथड है जिसमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह के बताया था कि सॉलिड जो है वहाँ पर कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है, जबकि रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसा कि इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि रेडिएशन वैक्यूम में भी अप्लाई हो सकता है, यानी कि वहाँ पे भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। इसको एग्जांपल्स की मदद से देखते हैं। हीट एंड लाइट ऑफ सन, जो सूरज की रोशनी और हीट है वो ज़मीन तक पहुँच रही है रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू। ज़मीन और सूरज के दरमियान में एक ऐसा एरिया भी है जिसको स्पेस कहते हैं, वहाँ पे कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम है। अब सूरज से ज़मीन तक जो हीट और लाइट पहुँच रही है वो इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ज़मीन तक पहुँच रही है। ठीक है, जो हीट है वो स्टिल ज़मीन तक पहुँचती है, किस चक्कर में? इंफ्रारेड रेडिएशंस की सूरत में। और जो लाइट है वो भी ज़मीन तक पहुँचती है। तो ये दोनों किस प्रोसेस के तहत सूरज से ज़मीन तक पहुँचती हैं? थर्मल रेडिएशन की सूरत में। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन कुकिंग फूड की बात की जाए तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो कि डिस्टर्ब करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। फूड के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जब माइक्रोवेव ओवन को हम ऑन करेंगे तो माइक्रोवेव्स जो हैं वो डिस्टर्ब करती हैं उस फूड के अंदर मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है। और रेडिएशन जो है वो फूड को हीट करता है विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि फूड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। रेडिएशन एमिट होती हैं जो फूड तक पहुंचती हैं और फूड को हीट अप कर देती हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरी एग्जांपल है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो सूरज से आने वाली रेज हैं वो एक गिलास में से पास होती हैं, तो उस गिलास के अंदर मौजूद सरफेस को हीट अप कर देती हैं। और जो ऐसी रेडिएशंस हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती, या पौधे उगाए जाते हैं तो उनके लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट लगाया जाता है, यानी कि ऐसी रेडिएशंस जिनको हम रोकना चाह रहे हैं वो उस गिलास से बाहर रह जाती हैं और जिनको हम अंदर एंटर होने देना चाह रहे हैं वो अंदर आ जाती हैं। तो सोलर रेडिएशंस गिलास से पास होती हैं, इनसाइड द सरफेस हीट अप हो जाती है, और आई एयर रेडिएशन जो हैं वो एयर को क्या कर देती हैं? हीट अप कर देती हैं, क्योंकि आई आर रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन उसमें ट्रैप कर जाती हैं। तो यूँ समझ लें ग्रीन हाउस इफेक्ट एक हमारे पास हाउस बना दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा नर्सरी में पॉलीथीन शीट का एक कवर सा बनाया होता है पौधों के ऊपर। तो वो बेसिकली इसीलिए होता है कि कुछ रेडिएशंस को वो पास होने देता है और कुछ रेडिएशंस को पास नहीं होने देता। तो जो नेसेसरी रेडिएशंस होती हैं उनको पास होने देता है, जिसकी वजह से उस पॉलीथीन शीट के अंदर का एरिया जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और उस टेम्परेचर में क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर ग्रो करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सरफेसेस, यानी कि डिफरेंट सरफेसेस का रेडिएशन की वजह से क्या इफेक्ट होता है। अगर रेडिएशंस इमिट हो रही हैं तो डिफरेंट सरफेसेस से किस तरह से इमिट होंगी, और अगर रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो रही हैं तो डिफरेंट सरफेसेस कैसे उसको एब्जॉर्ब करेंगी। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेडिएशंस को एमिट करते हैं या एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं हीट एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, यानी कि एब्जॉर्ब या रेडिएट कर रहे होते हैं। जो अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशन है जो कोई भी ऑब्जेक्ट इमिट कर रहा होता है वो डिपेंड कर रही होती है डिफरेंट फैक्टर्स पे। उन फैक्टर्स को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहला क्या है, सरफेस कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब कितनी रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, यानी कि एब्जॉर्ब रेडिएट हो रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही हैं, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट की सरफेस कलर क्या है। डिफरेंट कलर्ड सरफेसेस की डिफरेंट एब्जॉर्प्शन और इमिशन एबिलिटीज होती हैं। वो कलर सरफेस जो गुड एब्जॉर्बर होगी वो गुड एमिटर भी होगी लेकिन बैड रिफ्लेक्टर होगी। जैसे कि हम गर्मियों में ब्लैक क्लॉथ्स पहनते हैं, क्यों? वो क्या करता है, मोर हीट एब्जॉर्ब करता है, बल्कि सनी डे यानी कि नॉर्मल हालात में, गर्मियों में नहीं सर्दियों में हम क्या करते हैं, ब्लैक क्लॉथ्स पहनते हैं ताकि वो मोर हीट एब्जॉर्ब करे। हीट एब्जॉर्ब करेगा तो कपड़े गर्म हो जाएंगे और हम गर्म रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक कलर्ड सरफेसेस जो हैं वो गुड एमिटर हैं, गुड एब्जॉर्बर भी हैं और गुड एमिटर भी हैं। इसी वजह से जो लैपटॉप होते हैं वो किस कलर के बनाए जाते हैं, ब्लैक कलर के, ताकि वो ज्यादा जल्दी से ठंडे भी हो सकें, क्योंकि जितनी तेजी से वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी तेजी से हीट एमिट भी करते हैं। इसी तरह जो वर्स्ट एब्जॉर्बर होगा वो वर्स्ट एमिटर भी होगा, यानी कि जो ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब नहीं कर, जो कलर ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो ज्यादा बेहतर एमिट भी नहीं कर सकता रेडिएशंस को, लेकिन वो गुड रिफ्लेक्टर जरूर होगा। जिस तरह के शाइनी सिल्वर सरफेसेज हैं वो गुड रिफ्लेक्टर्स होती हैं। इसी वजह से जो कार की विंड स्क्रीन शेड्स होते हैं वो सिल्वर कलर सरफेसेज बनाए जाते हैं ताकि वो क्या करें, हीट को रिफ्लेक्ट करें और गाड़ी अंदर से ज्यादा गर्म ना हो। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या है रेडिएशन का, सरफेस एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम टेम्परेचर पे हॉट बॉडी विद बिग सरफेस एरिया, यानी कि एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट बॉडी है और उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगी एज कंपेयर टू दैट बॉडी जिसका टेम्परेचर उतना ही है लेकिन सरफेस एरिया स्मॉल है। जैसे अगर हम बात करें कि एक गिलास है और हमारा गिलास में एक पानी है, बल्कि यूं समझ लें कि हमारे पास एक गिलास है और एक जग है। अब गिलास और जग दोनों उल्टे पड़े हैं, तो गिलास का जो सरफेस एरिया होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जग। तो गिलास जो है वो क्या करेगा, अगर वो फुल ब्लैक है और जग भी फुल ब्लैक है तो वो क्या करेंगे, गिलास कम रेडिएशंस को एमिट करेगा एज कंपेयर टू जग, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो हीट रेडिएटर्स, अब इसको एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो हीट रेडिएटर्स जो घरों में इंस्टॉल किए जाते हैं या कार रेडिएटर्स होते हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है ताकि वो ज्यादा जल्दी रेडिएट करें हीट को या इमिट करें ज्यादा जल्दी हीट को। इसके बाद हमारे पास है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रेडिएशन। रेट ऑफ रेडिएशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। रेट ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा हीट रेडिएट करेगा। एग्जांपल के तौर पे सन जो है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और उसकी लार्ज सरफेस होती है, इसका मतलब यह है वो लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। जबकि कुकिंग स्टोव जो है, चूल्हा जो है, उसका टेम्परेचर लो होता है, सरफेस एरिया भी एज कंपेयर टू सन स्मॉल है, तो वो क्या करेगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्बिंग मोर हीट देन रेडिएटिंग इट्स टेम्परेचर विल राइज। अगर कोई ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा हीट रेडिएट करने की निस्बत तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेडिएट कर रहा है हीट मोर देन एब्जॉर्बिंग तो उसका टेम्परेचर फॉल करेगा।
इसके बाद रेडिएशंस जो हमने पढ़ा कि कलर सरफेस पे डिपेंड कर रही होती हैं रेडिएशंस, तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट का कलर क्या है उस पे रेडिएशंस जो डिपेंड करती हैं, उसको हम एक एक्सपेरिमेंट की मदद से मेजर कर सकते हैं, और वो एक्सपेरिमेंट है लेज़ली क्यूब का। लेज़ली क्यूब क्या है? लेज़ली क्यूब एक ऐसा हमारे पास ऑपरेटर्स है जिसको डिफरेंट सरफेसेस प्रोवाइड कर दी जाती हैं, और उन डिफरेंट सरफेसेस यानी कि टेक्सचर्स का इफेक्ट हम देखते हैं कि वो कितनी रेडिएशंस को इमिट कर रहा है। सिंपल अगर बताऊं तो लेज़ली क्यूब में हम ये देखते हैं कि कौन से कलर की सरफेस किस हद तक थर्मल रेडिएशंस को इमिट कर रही है। अब लेज़ली क्यूब होती क्या है? ये हमारे पास एक हॉलो क्यूब होता है, ये अंदर से खाली होता है, जिसकी 4 साइड्स होती हैं, और हर साइड जो है वो डिफरेंट सरफेसेस होती हैं। जैसे कि एक साइड डल ब्लैक होगी, दूसरी साइड वाइट होगी, तीसरी कलर्ड सरफेस होगी, और चौथी शाइनी मेटल सरफेस होगी। 4 डिफरेंट साइड्स इसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। इसके अंदर ऊपर से गर्म पानी डाला जाता है, तो और एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर डिटेक्टर यूज किया जाता है इस सरफेस से, यानी कि इस डिटेक्टर के सामने जो भी सरफेस होगी, आइदर वो डल ब्लैक है, वाइट है, कलर्ड है, या शाइनी मेटल सरफेस है, जो भी सरफेस होगी उससे इमिट होने वाली रेडिएशंस को ये IR रेडिएशन, ये जो थर्मोमीटर है ये उसको डिटेक्ट करता है उन रेडिएशंस को। तो वी कैन हैव द फॉलोइंग कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, कि जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है कि पानी इसमें डाला जाता है और ये हीट अप होती हैं, इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक लाया जाता है, ये रेडिएशंस इमिट करेंगे, उन रेडिएशंस को ये डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, उसकी रीडिंग जहां पर शो होती है, तो इन रीडिंग्स की बेस पे क्या कंक्लूड किया गया? अगर डल ब्लैक सरफेस हो तो वो बेस्ट इमिटर है, बेस्ट ऑब्जर्वर है, लेकिन वो वर्स्ट रिफ्लेक्टर है, यानी कि रेडिएशंस को इमिट करती है बहुत अच्छा एब्जॉर्ब भी करती है, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं करती। किसकी बात हो रही है? डल ब्लैक सरफेस की। इसी तरह इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कलर्ड सरफेस के बारे में देखा गया कि गुड इमिटर है, गुड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है, जबकि व्हाइट सरफेस जो है वो बैड इमिटर है, बैड एब्जॉर्बर है और गुड रिफ्लेक्टर है। शाइनी मेटल सरफेस जो है वो वर्स्ट इमिटर है, वर्स्ट एब्जॉर्बर है और बेस्ट रिफ्लेक्टर है। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी मदद से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा लो बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ऐसी शीट यूज करनी है जो कि रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करे, तो बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन सा है? शाइनी मेटल सरफेस। तो उस शीट के टेक्सचर, उस शीट का कलर क्या होना चाहिए? वो शाइनी मेटल सरफेस होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि जो हीट है वो रिफ्लेक्ट ना हो, मिनिमम हीट रिफ्लेक्ट हो, तो उस केस में डल ब्लैक सरफेस यूज करेंगे। तो इस चार्ट को देखते हुए, इस टेबल को देखते हुए आप इस तरह के ऐसे लॉज बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। इसलिए ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी सरफेस ज़्यादा अच्छी इमिटर है, एब्जॉर्बर है या रिफ्लेक्टर है। तो जहाँ तक हमारा आज का टॉपिक था रेडिएशन। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट करें। इसके अलावा पाकिस्तान में 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड के एक्सरसाइजेस के सोल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। थैंक यू।